आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 2 सी प्रोग्रामिंग का। कल हमने सीखा था चैप्टर 1 जिसमें हमने ये सीखा था कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या हैं और कुछ हमने प्रैक्टिकल किया था। कल मैंने आपको बताया था कि अगले चैप्टर में मैं आपको ट्रांसलेटर्स के बारे में कुछ बताऊंगी। ये यहाँ पे मैंने ट्रांसलेटर्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। ट्रांसलेटर्स बेसिकली होता क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। जनरली बच्चों में यही कंफ्यूजन होता है कि ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर। जब ट्रांसलेटर्स आए कंप्यूटर्स के लिए तो 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स आए, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर वो ट्रांसलेटर्स थे जो क्या करते थे, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर क्या करते थे, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते थे, मशीन लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर भी वही काम करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या अभी भी करते हैं। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को हम आज की डे टू डे लाइफ में भी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि असेंबलर तो हमें समझ में आ गया कि असेंबली लैंग्वेज के लिए ही यूज होता है, तो अगर कंपाइलर हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो इंटरप्रेटर हमारे लिए फिर सेम काम करता है। तो दो ट्रांसलेटर्स की क्या रिक्वायरमेंट? तो इसका आंसर ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है पहले हम टाइप करेंगे, उसके बाद वो जब हम कंपाइल करेंगे जितने भी एरर्स उसमें होंगे वो उनको कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा, एंड देन हमारे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। जैसे अगर आपने अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा बेसिक, GW बेसिक करके एक सॉफ्टवेयर अगर आप सर्च करेंगे, उसमें क्या होता है, या आप विजुअल बेसिक की बात कर लीजिए, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर में लाइन टाइप करेंगे या स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं टाइप करेंगे, इट विल प्रॉम्प्ट यू एन एरर। इंटरप्रेटर के केस में अगर कंपाइलर है उस सॉफ्टवेयर में तो वो कभी भी एरर नहीं देता है। पूरा प्रोग्राम आप टाइप करते हैं, अगर उसमें 10 आपने एरर करे हैं तो भी वो पूरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ही आपको पता चलेगा। इंटरप्रेटर के केस में आपको उसी टाइम में लाइन बाय लाइन पता चल जाता है। ओके, तो होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा ट्रांसलेटर्स के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं सी के बारे में। जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो वो सीखेंगे तो सबसे पहले आपको उसके एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अगर ये लैंग्वेज मैं सीखूं तो इसमें मुझे क्या क्या यूज़ करना है। जैसे इंग्लिश आप सीखते हैं तो उसमें पर्टिकुलर ग्रामर यूज़ करते हैं, आप पर्टिकुलर रूल्स यूज़ करते हैं, फिर जाके आप इंग्लिश की लैंग्वेज को सीख सकते हैं, या हिंदी की लैंग्वेज को सीख सकते हैं, या एनी अदर लैंग्वेज को सीख सकते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज कहता है कि मेरे पास करेक्टर सेट कौन कौन सा होगा, कैपिटल A टू कैपिटल Z यूज़ कर सकता हूँ मैं, A टू Z। डिजिट्स में क्या यूज़ करूँगा, 0 to 9। स्पेशल करेक्टर्स में क्या यूज़ करूँगा, @ साइन, और जितने भी आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक्स के ऊपर जो कीबोर्ड के कीज होती हैं जिनको हम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल की, जिसको कहते हैं शिफ्ट की के साथ कॉम्बिनेशन, अगर हम शिफ्ट 1 करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, 3 करेंगे तो हैश आ जाएगा। इन सब को हम क्या कहते हैं, स्पेशल करेक्टर्स। अब नेक्स्ट हमें क्या सीखना है करेक्टर सेट में, कि हम कौन कौन से करेक्टर्स इसमें सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। जनरली हम करेक्टर्स को प्लस, माइनस, स्टार, परसेंटेज साइन ऐसा कैसे करके बोलते हैं, जैसे गोल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम उनको वैसे नाम नहीं लेंगे। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर करेक्टर सेट होता है सी प्रोग्रामिंग में। कोई भी सी प्रोग्रामर इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करेगा, और आज के बाद आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे प्लस को प्लस साइन, स्टार जो होता है उसको एस्ट्रिक बोला जाता है। ये देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था हम डिस्कस करेंगे इसको।
ये होती है, इसको हम लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको राइट पैरेंथेसिस बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेस बोलते हैं, राइट ब्रेस बोलते हैं, और इन सब के अपने पर्टिकुलर यूज़ हैं। जो भी आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब को हम एक एक चैप्टर में धीरे धीरे हर एक साइन को यूज़ करने वाले हैं। पूरे के पूरे जब हम सिलेबस कवर करेंगे हमारा सी प्रोग्रामिंग का, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाने वाली हैं। तो धीरे धीरे यू विल बी फेमिलियर विद ऑल द कैरेक्टर्स एंड देयर मीनिंग्स। नेक्स्ट, सी प्रोग्रामिंग में एस्केप सीक्वेंसेस का बहुत यूजेज है। हर एक प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट एस्केप सीक्वेंसेस। स्पेशली ये जो स्लैश n आपको दिखाई दे रहा है, न्यू लाइन के लिए होता है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल पे जाने से पहले आपको डिलिमिटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे तो हम इनको पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब इनके नाम डिलिमिटर्स के अंदर हमने इनको कैटेगराइज करा हुआ है। जैसे कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया, हैश हो गया, कॉमा हो गया। इनको जब भी कोई आपसे पूछता है डिलिमिटर्स क्या होते हैं, तो आपको इन्हीं का नाम देना है कि ये हमारे सी प्रोग्रामिंग के डिलिमिटर्स हैं। ओके, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है और इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे इनके यूजेज लिखे हुए हैं कि इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं मैथमेटिक्स में जहाँ पे मन कर रहा है ये वाली ब्रेस लगा लो, जहाँ मन कर रहा है ब्रैकेट लगा लो, जहाँ मन कर रहा है, यहाँ नहीं। सी प्रोग्रामिंग में जहाँ बोला जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग, तो वहाँ हमें ये यूज़ करनी है। जहाँ बोला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करो। जहाँ बोला जाएगा, जैसे फंक्शंस के केस में पैरेंथेसिस बोला जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है फंक्शंस में। तो जहाँ जहाँ आपने फंक्शंस का नाम देखेंगे, वहाँ आप इन दो में से कोई भी ब्रैकेट या ब्रेस को नहीं देखने वाले हैं, वहाँ आप हमेशा पैरेंथेसिस को ही देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं। अगर आप इनको काउंट करेंगे, और ये कुछ इसी कलर में आपको, मिलते जुलते कलर में ही आपको अपने टर्बो सी की स्क्रीन पे दिखने वाले हैं। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके ये कीवर्ड्स भी कंप्लीट होते जाते हैं। जब आपके ये 32 के कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, समझिए आपका सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस जो है वो आप पूरी तरह से कर चुके हैं। दैट मीन्स इन कीवर्ड्स का जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो टाइम टू टाइम हम इनका यूजेज करेंगे, और आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे कि आज की डेट में हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया, और आगे अभी हमारे पास कितने ऐसे कीवर्ड हैं जिनको हमने यूज़ करना है। राइट, कीवर्ड्स वो होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हमारा मन करेगा कि किसी वेरिएबल का नाम इनमें से कोई नाम रखें, वो हम नहीं रख सकते। जैसे हमें कोई प्रोग्राम करना है जिसमें हमें किसी वेरिएबल को यूज़ करना है, तो हम उस वेरिएबल को इनमें से किसी का भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स मीन जिनका मीनिंग हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए मूव ऑन करते हैं। ये टेबल आपने हमेशा याद रखना है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, इस टेबल को आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी इस टेबल को आप हमेशा याद रखेंगे, तभी आपकी प्रोग्रामिंग आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं 4। वैसे तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और डिराइव डेटा टाइप्स कहा जाता है, बट हमें प्रिमिटिव यानी कि बेसिक डेटा टाइप्स को अभी कंसीडर करना है। आपको इनको ऐसे ही लिखना है। इनको प्रोनाउंसिएशन इंट कहा जाता है, इसको कैर, देन फ्लोट, देन डबल, और इनकी किसके लिए यूजेज है, और जहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बोला जाएगा वहाँ आपने ये वाली चीज़ें लगानी है। और यहाँ अगर मेमोरी की बात करें, तो ये इतने बाइट्स की मेमोरी हर एक चीज़ कंज्यूम करता है। तो इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये आपकी टेबल जो है वो आपको हमेशा याद रखना है। ओके, चलिए मूव ऑन। अब ऑलमोस्ट थर्टिकल पार्ट तो हमारे को क्लियर हो गया कि भाई सी प्रोग्रामिंग में अब हमें करेक्टर सेट कैसे यूज़ करना है, लिखना कैसे है, सब पता चल गया। लेकिन अब मेन चीज़ जिसके थ्रू हमें काम करना है, यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मुझे आउटपुट दिखाएगा, तो वो है प्रिंटफ।
और जो कौन सी चीज़ जैसी है जो मेरे को इनपुट लेने में हेल्प करेगा, तो वो है स्कैनफ। और कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो मेरे को गेट करेक्टर करेगा, वो है getch। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी स्क्रीन को क्लियर करने में मदद करेगा, यानी कि मेरी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने में हेल्प करेगा। ये सब चारों के चारों जो है अभी हम प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। ओके, चलिए एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपने देखनी है वो ये कि जो आपने इनपुट आउटपुट फंक्शंस करे, लास्ट प्रोग्राम जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो हमने कुछ कंपाइलर्स विदाउट हेडर फाइल के भी चल पड़ते हैं, यानी कि हमने याद अगर आप करें तो हमने सैम्पल या आपका सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर जब किया था तो उसमें हमने बताया था एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम टॉप पे लिखते हैं, अगर आपने नोट डाउन किया हो तो वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को हम लोग हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। ओके, ये है stdio.h और conio.h। std का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h और conio का मतलब हुआ कंसोल इनपुट आउटपुट .h। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये दोनों फाइलें किसके लिए यूज होती हैं। ये दोनों की दोनों फाइलें हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं, वेदर वो स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट से रिलेटेड हो या वो कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो। चलिए, हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कवर कर लिया है, कुछ और चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिकल में जाके कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट में हमने लास्ट, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में एक फ़ाइल बनाई थी जो हमारे पास ऑलरेडी सेव होगी, हमें ओपन करना पड़ेगा और ये हमारी फाइल है। तो इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे और ये हमारी स्क्रीन है। तो आज हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा था कि अगर हमें सिंपल प्रोग्राम प्रिंट कराना है तो हमें कुछ ऐसे प्रिंट कराना पड़ेगा। चलिए, आज हमने सीखा कि बाय डिफ़ॉल्ट तो भले ये हेडर फाइल के बिना वर्क कर रहा हो तो बट स्टिल कुछ सॉफ्टवेयर्स में ये आपको हेडर फाइल लगानी बहुत ज़रूरी है। जब हमने करेक्टर सेट पढ़ा था तो वहाँ हमने एक $साइन, एक हैश साइन और बहुत सारे ऐसे साइन देखे थे। हैश वहाँ पे अगर आप देखेंगे वापस नोट्स में तो हैश उसके आगे लिखा था प्री प्रोसेसर। तो हमने नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्री प्रोसेसर का मतलब है जो हम सबसे टॉप में लिखने वाले हैं। प्री प्रोसेसर की बात अगर हम करें तो हमने सबसे टॉप में किसको लिखना है ये बताइए आप। सबसे टॉप में हमने हेडर फाइल्स को लिखना है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो लिखने का क्या तरीका है, हमें इंक्लूड लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें लेस देन साइन यूज़ करना पड़ेगा और stdio.h जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो लिखना पड़ेगा और फिर हमें क्लोजिंग में फिर ग्रेटर देन साइन करना पड़ेगा। यही प्रोसीजर होगा। अब क्यों ये लिखना है? जैसे हम घर में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड को फाइंड करने के लिए डिक्शनरी ओपन करते हैं, वैसे ही हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जो ये फंक्शंस आपको दिखाई दे रहा है printf, इसकी ये डिक्शनरी है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपको printf फंक्शन भी नज़र आएगा। जनरली जो आप लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी पूरी की पूरी लाइब्रेरी हम यहीं पे देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका printf यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, वापस से स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारी लाइब्रेरी, अब आपको समझ में आया कि हम std क्यों लगाते हैं। std फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये तो आउटपुट है। अब इनपुट के लिए हमने क्या कहा, स्कैनफ। तो यहीं पे फिर वापस से राइट क्लिक कर दीजिए और देखिए ज़रा, यहीं पे कहीं ना कहीं आपको स्कैनफ भी दिख जाएगा। आप स्कैनफ देख लीजिए। राइट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके बारे में आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, चलिए, हमने देखा था कि एक सिंपल मैसेज तो हमने प्रिंट कराया था, लेकिन लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी कि हम कंपाइल तो कर रहे हैं, ज़ीरो एरर आ गया, रन करते हैं तो आउटपुट हमें स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा है और हमने कहाँ जाना पड़ रहा है, विंडोज़ में जाके आउटपुट देखना पड़ रहा है। तो ये तो थोड़ी डिफ़िकल्ट वाली बात है। हमारे पास रन होके भी हम रन प्रॉपर नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, किसी प्रकार का हमें कोई
भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ताकि हमारी बेस जो है वो साउंड हो जाए। वंस आपकी बेस साउंड हो जाएगी, आप ये सी प्रोग्रामिंग कहीं पे भी आराम से कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कंपाइलर्स पे करें, चाहे आप विजुअल एनवायरनमेंट में करें, कहीं पे भी करें, बट अगर एक बारी आपकी बेस साउंड होगी तो ही आप कर पाएंगे। तो चलिए, अब हमें एक चीज़ जो हमने अब करनी है, हम यहाँ पे अब गेट सी एच कर देते हैं। गेट सी एच जो फंक्शन हमने एक बोला था, और एट द एंड हमने कहा है कि सी प्रोग्रामिंग का एक रूल ये है कि हर एक चीज़ जो आप टाइप करने वाले हैं वो सारी की सारी आपने स्मॉल लेटर्स में करनी है, राइट। और हर एक लाइन यानी कि हर एक स्टेटमेंट के एंड में यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन। सो वी आर पुटिंग अ सेमीकोलन। यहाँ पे फंक्शन फिर से है और यहाँ फंक्शन की हो रही है कॉलिंग। कॉलिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल गेट सी एच हमारे लिए क्या करने वाला है वो देखते हैं। हमने हमारे प्रोग्राम को लास्ट लेक्चर में प्रिंटफ लिखाया था और हेलो हाउ आर यू लिखा था, तो हमारा आउटपुट फिर भी आ रहा था, पर हमें थोड़ा विंडो में जाके आउटपुट देखना पड़ रहा था। ज़रा अब देखें, फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं और देखते हैं वापस से रन करके कि क्या हमारे पास प्रोग्राम रन होता है या वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ये तो बिल्कुल रन हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गेट सी एच ने हमारे लिए कुछ काम किया। यस, हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि गेट सी एच ने हमारे लिए क्या काम किया। तो गेट सी एच का मतलब अब हमारे लिए हो गया, अगर हमें कमेंट डालना हो तो हम स्लैश स्लैश करेंगे। गेट सी एच ने हमारे लिए एक काम किया, गेट अ करेक्टर। उसने हमें बोला जब तक तुम कीबोर्ड से कोई करेक्टर प्रेस नहीं करोगे तो मैं यहाँ से ये क्लोजिंग जो आपने की हुई है मैं यहाँ से क्लोज नहीं करूँगा। तो गेट सी एच ने एक काम किया, एक डिले का काम किया जो पहले नहीं था। अगर हम इसको हटाते हैं तो कहीं पे भी हम इस प्रोग्रामिंग में ये नहीं बता रहे हैं कि भाई हमें कहीं रुकना भी है। हमने प्रिंटफ दिया, उसने अपना काम किया, लेकिन हमने कहीं रोका नहीं। जैसे हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेंगे, देन एक और पूछेंगे, उसके वो कोई डिले नहीं देंगे तो वो कैसे रुकेगा। तो हमने कहीं उसको बोला कि भाई प्रोग्राम में पहली स्टेटमेंट तो हो गई है, लेकिन अगली स्टेटमेंट के लिए तुमको क्या करना है, थोड़ा सा डिले लेना है। और हमने क्या दिया, गेट सी एच। इसीलिए आप जनरल बुक्स में जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे कोई टीचिंग से पढ़ते हैं, कोई कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आप हमेशा गेट सी एच लिखते हैं और टीचर आपको गेट सी एच लिखवाते हैं। बट 99% बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है, वो हमेशा इंक्लूड लिख लेते हैं, गेट सी एच लिख लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसका हमें कंपल्शन नहीं है, बट इसका आउटपुट हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेना पड़ेगा। इसके लिए हम एक गेट कैरेक्टर कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आउटपुट स्क्रीन पे हमें जल्दी से लाना है, ना कि हम विंडोज़ में जाके आउटपुट स्क्रीन देखें। ओके, क्लियर। अब देखिए, फिर से रन करेंगे। रन करने के लिए आपको रन जाना पड़ेगा। रन देखिए, अगेन सेकेंड टाइम रन हो गया। गेटिंग और नॉट, एंटर करिए। फिर आप थर्ड टाइम भी रन कर सकते हैं, रन करिए, एंटर। आप इस तरह से जब आप रन करते हैं, आप विंडोज़ में जाके जब आप आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देखते हैं मैंने तो एक बार स्टेटमेंट लिखी है और ये 3 बार आई, क्योंकि हमने 3 बार, इज़न्ट इट, 3 बार उसको कंपाइल और रन किया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे जो चीज़ है, एक लाइन है तो वो एक बार ही दिखे। सो व्हाट वी डू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो आउटपुट स्क्रीन है, हर बार हमें ये आउटपुट स्क्रीन जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी, इज़न्ट इट। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए वी पुट एंटर हियर। हम पहले तो इस आउटपुट स्क्रीन से बाहर आएंगे और फिर हम इस प्रिंटफ से पहले क्लियर स्क्रीन जो हमने ऑलरेडी थर्टिकल, तभी मैंने आपसे कहा कि थ्योरी पोर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थ्योरी पोर्शन अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको कभी समझ नहीं आएगी।
सो दिस इज फॉर क्लियर स्क्रीन। तो हमने स्क्रीन को क्लियर किया यानी कि आउटपुट स्क्रीन को। ज़रा देखें अब क्या होगा, रन में जाइए, Ctrl+F9 प्रेस करिए या रन करिए, क्लिक करिए, ज़रा देखें जो 3 टाइम्स और एक्स्ट्रा मैसेज आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे और 1 टाइम आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप एंटर करिए, जितनी बार भी आप रन करेंगे वो हर बारी आपकी पुरानी स्क्रीन को जो है वो क्या करने वाला है, पुरानी स्क्रीन को क्लियर करने वाला है, यानी कि वहाँ पे आप हर बार एक ही बार मैसेज देख पाएंगे जो आपने एक बार प्रोग्राम में लिखा है। Isn't it क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।